चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आज एकांकी पढ़ने वाले हैं अपन। और एकांकी का नाम है राखी का मूल्य। राखी का मूल्य एकांकी बहुत ही कहते हैं रोचक एकांकी है, और इसके जो पात्र हैं वो भी बहुत रोचक हैं। चलिए देखते हैं राखी का मूल्य एकांकी में। सबसे पहले तो पात्र परिचय के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने पात्र परिचय, जितने सारे पात्र हैं। और जी राखी का मूल्य ये एकांकी है, हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। और ये एकांकी की जो पात्र हैं, सबसे प्रधान पात्र कर्मवती है। कर्मवती के बारे में बताया गया है, या कर्मवती की कहानी है, जो दृश्य काव्य एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। और इसे प्रस्तुत करने वाले हरिकृष्ण प्रेमी है। तो देखिए, सबसे पहला पात्र तो कर्मवती है, जो मेवाड़ की महारानी है और महाराणा सांगा की पत्नी भी है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि कर्मवती कहाँ की महारानी थी। तो इसका सही जवाब होगा, कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। किसकी पत्नी थी? महाराणा सांगा की पत्नी थी। दूसरा, बाघ सिंह एक योद्धा का नाम है। हुमायूं बादशाह है। और तातार खां हुमायूं का मित्र है। और हिंद बेग हुमायूं का सेनापति है। इसके अलावा जो अन्य गौण पात्र हैं वो जवाहर बाई है, क्षत्रिय है, दूत है और पहरेदार है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो देखें कि जो प्रमुख पात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। इसके बाद जवाहर बाई, क्षत्रिय, दूत और पहरेदार, ये 4 पात्र और प्लस हो जाते हैं। तो टोटल कितने पात्र हो गए? 9। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनेगा कि जो राखी का मूल्य है एकांकी, इसमें कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 9। और राखी का मूल्य जो एकांकी है, इसके प्रमुख पात्र कौन हैं? तो प्रमुख पात्र आपके सामने हैं 5। कितने हैं दोस्तों? 5। जिसमें से प्रधान पात्र कर्मवती, जो मेवाड़ की महारानी है और महाराणा सांगा की पत्नी है। बाघ सिंह एक योद्धा है। हुमायूं बादशाह है। बादशाह कौन है? हुमायूं। तातार खां हुमायूं का मित्र है। और हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति है। चलिए चलते हैं अब आगे। पहला दृश्य देखते हैं। जो पहला दृश्य है वो चित्तौड़ के राजमहल का है। मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती। कर्मवती क्या कहती है कि मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। भाइयों, छत्राणियों की राखियां सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो, वे ही ये राखियां स्वीकार करें। जी किसने कहा? कर्मवती ने कहा। चलिए, इसके बाद एक क्षत्रिय क्या क्या कथन है। क्षत्रिय क्या कहता है? मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं, और हमारी इस अजेय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हैं। यही तो हमें बल देते आए। इसके बाद कर्मवती कहती है, धन्य हो वीरो,
तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंध कर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। किसने कहा ये? कर्मवती ने कहा। किससे कहा? एक क्षत्रिय से कहा। चलिए, इसके बाद सब लोग यही होगा माँ, यही होगा, कर्मवती से सहमति जता देते हैं। कर्मवती कहती है, मेवाड़ के सपूतों, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो, तुम ही कीर्ति के अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। अभिवादन करके राजपूतों का सभी का प्रस्थान हो जाता है। एक योद्धा का आगमन होता है, कर्मवती बाघ सिंह। मतलब कौन योद्धा आया? बाघ सिंह आता है और युद्ध का हाल बताता है। तो कर्मवती पूछती है, बाघ सिंह, युद्ध का क्या हाल है? तो बाघ सिंह कहता है कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, और दूसरे जो शत्रु हैं, शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना, कौन सा तोपखाना है शत्रुओं का? यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता है। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती, बहुत कठिन समय है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, क्योंकि महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसी का नहीं था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ के समीप यानी सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की और आग में हमने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया। जी, बाघ सिंह सहमति दिलाते हुए कहता है। इसके बाद बाघ सिंह कहता है, अब पश्चाताप करने का, पछताने का समय नहीं है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए कोई। कर्मवती कहती है, मुझे एक उपाय सूझ रहा है, देखिए उपाय। बाघ सिंह कहता है, कौन सा उपाय? कर्मवती कहती है, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजती हूँ। मतलब यहाँ से एक कर्मवती को आशा की किरण थी। किससे? हुमायूं को। हुमायूं से एक आशा की किरण थी। तो बाघ सिंह कहता है, कौन सा उपाय है? तो कर्मवती कहती है, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजती हूँ। इसके बाद जवाहर बाई हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी, जी आपत्ति जनाती है। जवाहर बाई इस बात के लिए, जब कर्मवती कहती है कि मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजती हूँ, तो जवाहर बाई कहती है कि हुमायूं को राखी भेजोगी, एक मुसलमान को भाई बनाओगी। तो कर्मवती क्या जवाब देती है? चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, वे भी तो इंसान हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा नहीं कहते, और मुस्लिम हैं सो मस्जिद में जाते तो हैं क्या? तो बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं, क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध में जख्मों के निशान क्या आपसी से मिट सकेंगे?
और आसानी से उन जख्मों को मिटाया जा सकेगा, क्योंकि सीकरी की युद्ध में हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। और शायद इसलिए बाघ सिंह आपत्ति जताता है कि हुमायूं आपकी इस राखी को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सीकरी की युद्ध में वह पराजित हो गया था, जख्मी हो गया था, तो वो अपने घावों को, जख्मों को आसानी से नहीं भूलेगा। तो कर्मवती कहती है कि हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। मतलब हमारी राखी एक ऐसा लेप है जो सारे घाव भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर बाई, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। तो कर्मवती क्या कहती है? कर्मवती, ऐसा न कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है ना। जैसे हमारी मातृभूमि भारत है, वैसे ही मातृभूमि हुमायूं की भी है। वे हमें अपना समझें और हम उन्हें अपना, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो नहीं है। बाघ सिंह, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? तो बाघ सिंह कहता है, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। हम तो आपकी सेना की सेना नायक तो है नहीं, है ना, आपके एक नौकर हैं। तो हम आपकी आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सहमति देना नहीं जानते। जी बाघ सिंह कर्मवती से कहता है। तो कर्मवती कहती है, अच्छा तो फिर यही लो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेज दीजिए। राखी और पत्र दे देती है। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। जी जवाहर बाई कहते हैं। पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य है, और ये दूसरा दृश्य कहाँ का है? बिहार के गंगा तट के किनारे का है। गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। फौजी डेरा हुमायूं का कहाँ पर था? बिहार के गंगा नदी के तट पर डला हुआ था। बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातार खां बैठे। बादशाह हुमायूं और हुमायूं का जो खास है वो तातार खां दोनों बैठे हुए हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करता है, जहां पनाह दिखमत में मेवाड़ से एक दूत आया। हुमायूं, मेवाड़ से यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। पहरेदार चला जाता है दूत को बुलाने के लिए। हुमायूं, मेवाड़ का दूत, मेवाड़ का दूत आया है। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। वयाना और सीकरी की लड़ाइयों में मैं भी शहंशाह बाबर के साथ था, और राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। महाराणा सांगव ने तो खुदा ने फौलाद से बनाया है। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर दी। देखिए किससे युद्ध हो रहा था? बहादुर शाह से। तो हुमायूं अपने खास सेनापति से
मेवाड़ की प्रशंसा कर रहा है। देखो, मेवाड़ से उनकी शत्रुता है। एक बार राणा सांगा के हाथों उन्हें पराजय भी मिली थी, उसके बाद भी वो आज प्रशंसा कर रहा है। इतने में दूत का प्रवेश हो जाता है और हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी, स्वर्गीय महाराणा सांगा, क्योंकि महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, कि महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। दूत कहता है। इसके बाद हुमायूं हाथ बढ़ाकर उस सौगात को, उस पत्र को, उस राखी को ले लेता है और कहता है, मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए, और वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है। तातार खां दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह है से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हुमायूं दुश्मन, हाँ हाँ हाँ, कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं, हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं ना। तातार, हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाते हैं। सेनापति, जहाँ पनाह ऐसे मग्न है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेज दिया है? ये सेनापति कहता है। हुमायूं, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेज दिया है। मैं सूने आसमान में उन्हें मोहब्बत का चांद, मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई है, उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। भाई बनाया है दूध से। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, और कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है, जाओ। दूत वहाँ से चला आता है। तातार खां, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन की औरत ने आपके लिए राखी भेजी है। हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये दो छोटे छोटे धागों की जानी दुश्मन को मोहब्बत की न टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुश किस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है, और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। जी। हुमायूं तातार खां से कहता है। तातार खां, जहाँ पनाह एक दुश्मन के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं, अरे कौन हिंदू और कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो कुछ है मैं कह रहा हूँ, खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ, और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इस धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे हैं और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवर दिगार की औलाद हैं। सेनापति, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है।
तो हुमायूं कहता है अब सोचने का वक्त ही नहीं, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे खतों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूंगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते, और तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर बंधी राखी को चूमकर बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। सबका प्रस्थान हो जाता है और जो हुमायूं है वो राखी की इस कीमत को पहचानता है, उसका आदर करता है और मेवाड़ की महारानी कर्मवती से मेवाड़ की रक्षा का दायित्व भी सौंपता है और अपनी सारी सेना लेकर हुमायूं मेवाड़ की ओर प्रस्थान कर देता है। ये हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया एक एकांकी है। एक छोटी सी घटना का वर्णन जिसमें होता है वो एकांकी कहलाती है। हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं वो प्रमुख नाटककारों में से एक हैं। आपके द्वारा कई एकांकी और नाटकों का लेखन भी किया गया है और राखी का मूल उन्हीं में से एक एकांकी है। देखिए ये शब्द हैं। कर्मवती कौन थी? महाराणा सांगा की पत्नी है ना। कर्मवती कहाँ की महारानी थी, ये एक प्रश्न है आपके सामने। मेवाड़ की महारानी थी। और इसमें कह रहा है कि जो ये एकांकी है इसका सही उत्तर क्या है, तो सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। राखी का मूल जो एकांकी है इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कर्मवती कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की थी। इसके बाद देखिए एक समास है तत्पुरुष समास। तो राजमहल में कौन सा समास है? राजा का महल। राजमहल में तत्पुरुष समास है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो और दो शब्दों के बीच आने वाली प्रसर्ग का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हमने राखी का मूल एकांकी पढ़ा है और अगली क्लास में अगला वीडियो आपके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत।